आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाजरीन, आज माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुल्क में अक़लियतों के मौजूदा हालात, मसाइल और इन पर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों की। नाजरीन, हिंदुस्तान में अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के सामने हमेशा ही मसाइल का सामना रहा है। 2014 से पहले और 2014 के बाद हिंदुस्तानी अक़लियतों और खासकर मुसलमानों के हालात कितने बदले हैं। आज मुल्क के मुसलमान किस हाल में हैं। सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने सरकारों को जो आईना दिखाया था, क्या इसके बाद मुसलमानों को लेकर सरकारें संजीदा हुई? तालीम, सेहत, रोजगार, यहां तक मुल्क के तमाम शोबों में आज का मुसलमान आखिर कहां खड़ा है? क्या मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर मुसलमानों का भला कर रही है? मुस्लिम तबके में बेरोजगारी भी एक बड़ा मसला है। इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे माइनॉरिटी रिपोर्ट में, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार में, मौजूदा वक्त में मुसलमानों से जो वादे किए गए हैं, क्या उन वादों पर यह सरकार खरी उतरी है, या मुल्क में मुसलमानों की पसमानदगी की असल वजह क्या है? इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त माइनॉरिटी रिपोर्ट में मुल्क के मारूफ सहाफी मासूम मुरादाबादी साहब, जो कि अक़लियतों के मसाइल पर हमेशा लिखते रहते हैं और बहुत गहरी नजर मासूम मुरादाबादी साहब की है। मासूम मुरादाबादी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मासूम मुरादाबादी साहब, जब अक़लियतों के मसाइल और मुसलमानों की बात होती है हिंदुस्तान में, तो सर समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि आजादी से पहले जो हालात थे वो तो थे ही, लेकिन आजादी के बाद आज 70 साल गुजर जाने के बाद भी मुसलमान जहां थे वहीं है, बल्कि और ज्यादा पसमानदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज़ादी के बाद जो हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और मुसलमानों की माशी, समाजी और सियासी और तालीमी सूरत हाल जो है वो अबतरी की तरफ है और उसमें बेहतरी के इम्कानात कम नज़र आते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है जी, जो मुझे नज़र आती है आज के तनाजुर में, वो ये है कि जो हालात मुल्क के अंदर पैदा किए जा रहे हैं उनसे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हो रहा है जी। और जिस तरह के इश्यूज आज उछाले जा रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, या और दीगर इश्यूज जिस तरह से हाईलाइट किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है, तारीख को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और मुस्लिम हुक्मरानों को एक सियाह तनाजुर में पेश करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक वाहिद मकसद मुझे ये नजर आता है कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसी महरूमी का और एक ऐसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का और एक ऐसी इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा किया जाए जिससे कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए। देखिए, पसमानदगी एक अलग चीज है बिल्कुल, और ये एक तसलसल है पिछले 75 साल का, और इसमें कुछ खराबियां मुसलमानों की भी हैं और उनकी भी कोताहियां हैं और हुकूमत की तरफ से भी हैं। लेकिन जब किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है ये कह करके कि इनकी मस्जिदें, इनकी इबादत गाहें, इनके जो तमाम तारीखी आसार हैं जी, उनके नीचे कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है जो जिससे उनकी समझता हूं कि ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, एक मुल्क की दूसरी अक्सरियत, मैं तो इसे दूसरी अक्सरियत कहता हूं, लोग सबसे बड़ी अक़लियत कहते हैं, लेकिन दूसरी अक्सरियत को इस तरह से टारगेट करना और कॉर्नर करना और उसे मुजरिम के तौर पे पेश करना, ये पूरे समाजी तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इसके नताइज मुझे नहीं लगता कि अच्छे नताइज बरामद होंगे। बिल्कुल, लेकिन मासूम मुरादाबादी साहब, जाहिर से बात है ये तो मौजूदा हालात हैं जिन पर आपने तज़किरा किया, लेकिन सर एक चीज़ और है कि अगर कुछ और पहले हम जाए और मुसलमानों की पसमानदगी
और अक़लियतों की पसमानदगी की असल वजह, और इस पर अगर हम बात करें कि असल वजह क्या है, कहां कमी रह गई, आखिर इतने पीछे हमवतनों से मुसलमान इतने पीछे क्यों रह गए? देखिए, आप जानते हैं जब मुल्क की तकसीम हुई जी। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, तो जितनी भी क्रीम थी यहाँ से, जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे और लायक लोग थे, वो पाकिस्तान चले गए और यहाँ जो लोग बचे वो गैर तालीम याफ्ता और समाजी तौर पर पसमानदा तबके के लोग थे। उनको मुनज़्ज़म तौर पर आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि आज़ादी के बाद जो हालात थे वो इस किस्म के थे कि लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था और एक तक़सीम का एक ज़ख्म था और बहुत से लोग उसका ख़मियाज़ा मुसलमानों से वसूल करना चाहते थे। ये एक बड़ा हादसा था और तक़सीम के नतीजे में जो मुल्क के अंदर यहाँ जो आबादी रही उसकी एक मुनज़्ज़म तरीके से उसकी तालीम को, उसकी सियासियात को, उसकी समाजियात और माशी सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हुआ जी। और ज्यादातर जो लीडरशिप रही वो जज्बाती लीडरशिप रही, जिसने जज्बाती नारों में मुसलमानों को उलझाए रखा और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उनकी फलाह व बहबूद के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिसके नतीजे में वो आगे बढ़ते। और आप देखेंगे कि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया है कि चाहे रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो या सचर कमेटी की रिपोर्ट हो, ये बताती है कि मुसलमान इस मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा पसमानदा कौम है और उनकी जो हालत है, माशी हालत हो, सियासी हालत हो, समाजी हालत हो, इक़्तिसादी हालत हो, वो दलितों से भी बदतर है। ये एक हकीकत है जिसको हुकूमत की एक रिपोर्ट ने साबित किया है। बिल्कुल। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमान अपनी पसमानदगी के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए खुद मुसलमान भी जिम्मेदार हैं? आप देखिए कि इतने बरसों में सर सैयद के बाद कोई दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमान नहीं बना पाए, या इसके अलावा आप तालीम में देख लीजिए, सेहत के मामले में देख लीजिए, दूसरे शोबों में देख लीजिए, रोजगार के मामले में देख लीजिए, मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकारों के अलावा मुसलमान खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है। मैं इस बात को कहता हूं कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है जी। एक हाथ से आप ताली नहीं बचा सकते हैं। इसमें मुसलमान और सरकार दोनों बराबरी की सतह पर जिम्मेदार है। देखिए, हुकूमत जो होती है, आज ये बात कही जाती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये नारा सिर्फ एक कॉस्ट्यूम के तौर पर तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अमली सतह पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा फर्क नजर आता है। जब आप देखिए, एक घर के अंदर अगर दो बच्चे हैं और एक बच्चा सेहतमंद है, दूसरा अगर कमजोर है, बीमार है या उसकी हालत ठीक नहीं है, तो ज्यादा तवज्जो उस पर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक घर का फर्द है। अगर वो बच्चा कमजोर रहता है, बीमार रहता है, तो उसका असर पूरी फैमिली के ऊपर पड़ता है, किसी एक उस बच्चे पे सिर्फ नहीं पड़ता है। तो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत उन लोगों पर है जो समाज में पिछड़ गए हैं या जिनकी पसमानदगी बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है। दुनिया इस बात को जानती है कि मुसलमानों की आबादियां, उनकी बस्तियां, उनके मोहल्ले, उनकी पूरा जो उनका निजाम है जिंदगी का, उसमें पसमानदगी बहुत नुमाया तौर पर नजर आती है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। तो लिहाजा उन जैसे एक अक़लियती, पिछली हुकूमत में अक़लियती इर्तिकाज़ के कुछ अज़ला को निशानजद किया गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल। तकरीबन 90 अज़ला जो थे ऐसे थे जिन्हें निशानजद किया गया कि इन अज़ला में स्कूल खोले जाएंगे, यहाँ अस्पताल खोले जाएंगे और यहाँ दूसरे समाजी पसमानदगी को दूर करने के दूसरे इदारे खोले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन तो खोले जाते हैं, लेकिन स्कूल और अस्पताल नहीं खोले जाते हैं जी। तो जो कमजोर है उसकी जिम्मेदारी, जाहिर है उसके पास जब वसाइल होंगे बिल्कुल तो वो अपनी हालत को सुधारेगा, लेकिन वसाइल तो सारे हुकूमत के पास है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले जाएं, सेहत के मराकज खोले जाएं और उन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए जिनकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं या बूदोबाश के मसाइल पैदा होते हैं या और बहुत सारी चीजें हैं। समाजी तौर पर अगर आप उसका जायजा लें तो कई ऐसे एस्पेक्ट सामने आएंगे
जिससे ये महसूस होगा कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, सवाल अब यहाँ पर यही उठता है, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए और मुसलमानों के लिए काम करने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखिए या मौजूदा जो सरकारें हैं इनके काम करने का तरीका देखिए कि मुसलमान अगर जो मदारिस सरकार से एक तरह से एडेड हैं उनमें सरकार की अपनी शर्तें होती हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों की तरक्की तो दूर बल्कि टकराव एक तरह से बढ़ता नजर आता है? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है जी, इसका काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहूंगा। सब जानते हैं कि ये किस तरह से, आप देखिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई जी, और उस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई, अक़लियती उमूर की वजारत कायम की बाकायदा। जी, अब वो अक़लियती उमूर की वजारत क्या कर रही है, आप देखिए, बिल्कुल, वो क्राफ्ट मेले लगा रही है। वो क्राफ्ट मेलों पर उसका सबसे ज्यादा जोर है क्योंकि उसमें कुछ नजर आता है, कुछ नुमाइश है। पिछली हुकूमत में एक काम ये किया गया था कि जो अक़लियती स्कूलों के तलबा हैं उनको उन्होंने स्कॉलरशिप दी, खासतौर से लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी गई और उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको कोचिंग के लिए उनके इंतजाम किए गए। लेकिन इस हुकूमत में और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सतह के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तरह तरह की स्कीमें ऑफिस की थी। लेकिन ये हुकूमत जो है इन तमाम चीजों से हाथ झाड़ करके बैठी है और अक़लियती उमूर की वजारत सिर्फ क्राफ्ट मेले लगाती है और ये साबित करती है कि सिर्फ मुसलमान जो हैं वो दस्तकार हैं, वो कैंची बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुल्क भी बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर उनसे मदद ली जाए तो वो इस मुल्क की तामीर में, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, अपनी टूटी फूटी सलाहियत के बावजूद इस मुल्क की तामीर में और इसकी तश्कील में उनका बड़ा किरदार है। उस किरदार को आगे बढ़ाया जा सकता है। एतमाद की जरूरत है और इस बेएतमादी की फिजा को खत्म करने की जरूरत है और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को दूर करने की जरूरत है जो दिन ब दिन गहरा होता चला जा रहा है। ये मेरा कहना है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल मासूम मुरादाबादी साहब, इसी में अगर हम ये जोड़ें, जिस तरह से आपने अक़लियती वजारत की बात की, इसी तरह से अक़लियती कमीशन है, इसके अलावा वक्फ बोर्ड हैं और मुसलमानों के लिए बहुत से ऐसे इदारे हैं जो एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि इनका कोई मैकेनिज्म या कोई रोड मैप नहीं है? इनसे जिस तरह का फायदा होना चाहिए, जिन मकासद के लिए ये इदारे बनाए गए हैं, वो उसमें इतने कारकर्द नजर नहीं आते, इतने फाल नजर नहीं आते हैं। देखिए, अक़लियती कमीशन जो है ये तो दरअसल सियासी आराम घर है। मैंने कहता हूँ जी, यहाँ पर जो हुकूमत के कारिंदे होते हैं पॉलिटिकल, उनको आराम करने के लिए एक गाड़ी दी जाती है लाल बत्ती लगा करके जी, एक अमला दिया जाता है, एक सरफा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ना इनके पास कोई इख्तियारात होते हैं और ना इनके पास कोई ऐसी चीज होती है जिससे ये अक़लियत के उमूर में, जाहिर है इन्हें ये हुकूमत के का जो मजमूई स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे लोगों को अक़लियती कमीशन का सरबराह बनाया जाता है जो हुकूमत के लोग होते हैं, तो वो क्या करेंगे आप मुझे बताइए ना। अक़लियती कमीशन की जो रिपोर्टें हैं आप जाके देखिए, पार्लियामेंट में पेश की जाती हैं, वो माल खाने में जाकर के खाक फाक रही होती है। हुकूमत बाउंड नहीं है ना उन पे अमल करने के लिए। तो ये तो एक हाथी के दांत हैं जो आपको बाहर से नजर आते हैं कि साहब बहुत बड़े दांत हैं, लेकिन उनका काम कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा असासा है मुसलमानों का। औकाफ की जो जायदादें हैं जी, और जिन पर बहुत नाजायज कब्जे भी हैं और बहुत उनमें बड़ा खुर्द-बुर्द भी है, इनको जरूर काम में लाया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि साउथ में, बेंगलोर वगैरह में, कर्नाटक में और या तेलंगाना या आंध्रा में, कुछ सूबों में अक़लियती ये जो वक्फ बोर्ड हैं इनकी जायदादों को बड़ा कारगर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उनके जरिए से उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वक्त की आमदनी से।
लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो वक्फ की बहुत बुरी हालत है। औकाफ की जो हालत है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ दिल्ली में वक्फ बोर्ड के जिम्मे मस्जिद के इमामों की तनख्वाह देना है। बिल्कुल। लेकिन एक एक साल और दो दो साल हो जाते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। वो बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं। इमाम साहब सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद जाकर के वक्फ बोर्ड के बाहर खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते हैं कि क्या बात है भाई, हमारे एक साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये हालात ऐसे हैं कि ये बड़े तशवीशनाक और परेशान कुन हालात हैं, और इसके जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। बिल्कुल। वक्त की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया कोई 15 रुपए देता है, कोई 60 रुपए देता है, कोई 75 रुपए देता है। और आज अगर मार्केट रेट में देखिए, उनका कमर्शियल इस्तेमाल भी होता है। वो आप ये तो देखिए कि जो गरीब लोग हैं उनका तो बात समझ में आती है, लेकिन जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी का जी, वो भी 100 रुपए और 200 रुपए किराया देते हैं। तो उनसे कमर्शियल, ये वक्फ एक्ट जो नया बना था उसमें इसका प्रोविजन था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन है और इतनी बातें उलझी हुई हैं कि कोई नतीजा बराबर नहीं हो रहा है आज तक। बिल्कुल मासूम साहब, ये तो इमाम और मौज़िनीन की या वक्फ बोर्ड की बात हुई। आप देखिए कि जो सरकारी मदारिस हैं वहां के मुदर्रिसीन को तनख्वाहें कई कई महीने और कई कई साल तक नहीं मिलती हैं। जी 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 जी। तो इस तरह के तो बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के साथ। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म, देखिए मसाइल की नौयत दो तरह की होती है जी। एक मसाइल होते हैं इंटरनल, यानी जो दाखिली मसाइल होते हैं, और एक मसाइल खारजी होते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो मसाइल इंटरनल हैं, हमारे दाखिली मसाइल हैं, उनको तो हम खुद ही दूर कर सकते हैं ना, और जिनका ताल्लुक हुकूमत से है या सिस्टम से है, उसको सिस्टम से हल कराने के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये कि उसमें कामयाबी के इम्कानात तब होते हैं जब सामने की हुकूमत जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसका रवैया या उसका जो अपनी सोच है या फिक्र है, वो आपको आपके साथ इंसाफ करने की हो। जब हुकूमतें ही इंसाफ ना करने के का तहिया किए बैठी हो, यानी ये होता है कि आप देखिए कि उर्दू एकेडमी जो है, पता चला 3 साल से बनी नहीं है, उसकी गवर्निंग काउंसिल तश्कील नहीं दी गई है। बहुत से इदारे बंद पड़े हुए हैं, बहुत से इदारे मुसलमानों से मुतालिक, अक़लियतों से मुतालिक आप देखिए पूरे मुल्क में। अच्छा सर, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, आप वहां पर भी देखिए कि मुसलमानों से मुतालिक बहुत से इदारे बिल्कुल गैर कारकर्द हैं, बंद पड़े हुए हैं, किसी का चेयरमैन नहीं है, किसी में मेंबर नहीं है, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी ये अपना महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने इनामात का ऐलान किया जी। किताबों पर और कुछ अदीबों पर जी। और बड़ी मज़ाक़खेज़ बात यह है कि वहाँ उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल ही मौजूद नहीं है, ना उसका कोई चेयरमैन है, ना कोई मेंबर है। अब सवाल ये है कि ये किसने ये तय किया कि साहब किसको अवार्ड देना है, किस किताब को अवार्ड देना है, किस फर्द को अवार्ड देना है। तो ये एक मजाक है जी। तो ये मजाक क्यों है? क्योंकि आपको एक गैर जरूरी एलिमेंट के तौर पर हुकूमतें तस्लीम करती हैं। सेकुलरिज्म तो एक, मैं कहता हूं कि ये तो एक कास्ट्यूम है। सेकुलर हुकूमतें, या हमारी जो ये हालत आज है मुसलमानों की, ये पिछले 70-75 साल में, इसको तो सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं, उन्होंने इसी हालत को पहुंचाया है। बिल्कुल। तो ये तो आप देखिए ना, हम जहां आज खड़े हैं जी, इसको ये हालत तो हमारी सेकुलरिज्म के नाम लेवाओं ने की है। बिल्कुल भाई। आज तो हम दूसरे अंदाज में बात करते हैं ना, सही, लेकिन इसकी जो जड़ है, इसकी जो बुनियाद है, वो सेकुलर जमातों ने इसकी हमें यहां तक पहुंचाया है। हाँ, देखिए मीर का एक शेर है कि मीर बीमार हुए जिसकी खातिर उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। बिल्कुल। तो हम सेकुलरिज्म करते करते हमारी ये हालत हो गई है। सही। तो भाई खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, बात एक ही है। नुकसान तो खरबूजे का होना है हर हालत। सही। तो हम उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं आज, आप देखिए। बिल्कुल मासूम साहब, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में क्या लगता है कि मुसलमानों के आगे बढ़ने के बजाय अब लग रहा है कि पस्ती की तरफ चले जाएंगे, एहसास कमतरी के शिकार होते चले जाएंगे? देखिए, मैं नाउमीद तो नहीं हूं, क्योंकि हालात हमेशा यकसा नहीं रहते हैं।
लेकिन अब वो मुसलमानों में थोड़ी सी बेदारी जरूर पैदा हो रही है, क्योंकि जिस किस्म के हालात, जिस तरह कॉर्नर किया जा रहा है ना उनको, जी। और जिस तरह उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो मुझे लगता है कि कोई तब्दीली पैदा होगी और लोग अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कोई हिकमत अमली जरूर तय करेंगे और अपनी जो अमली कुव्वतें हैं उनको बरूए-कार लाएंगे। ये मेरी ये उम्मीद है, खुदा करे कि ये कारगर हो। लेकिन मासूम साहब, अगर हम अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों की बात करते हैं कि उनके अच्छे दिन कैसे आएंगे, तो ये तो खुद आपस में इतने टूटे हुए हैं। कैसे लगता है कि आने वाले जो दिन होंगे इनके लिए बेहतर होंगे और अच्छे होंगे? देखिए, ये जिंदगी जो है ना उम्मीद पर कायम है, बिल्कुल, और ये दुनिया भी उम्मीद पर कायम है। बिल्कुल। अगर हम ये सोच लेंगे कि ये हालात हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, हो सकता है कुदरत की तरफ से कोई ऐसा निजाम बन जाए, या खुद हमारे अंदर ही, हमारी कौम के अंदर और मुसलमानों के अंदर ऐसी कोई बेदारी पैदा हो जाए जिससे वो अपने हालात को दुरुस्त कर लें जी। और लेकिन ये करना पड़ेगा। देखिए, नाउमीदी और मायूसी और घबराहट और परेशानी जो है ना, ये कोई परमानेंट फीचर नहीं होते हैं। एक जिंदा रहने के लिए इंसान को उम्मीद की जरूरत होती है और एक तो कुव्वते इरादी की जरूरत होती है। तो कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा, और नतीजा निकलने का सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए, हालात जब बिल्कुल ही डेड एंड पे चले जाएंगे ना जी, जब ये ऐसा महसूस होगा कि हम बिल्कुल अब खत्म होने वाले हैं, तो जब आदमी पानी में डूबने लगता है ना, तो वो हाथ पांव मारता है जरूर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये हालात कुछ बेहतर होंगे, और आज के हालात से कोई बेहतर पोजीशन निकल कर आएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल, यानी इसी अंधेरी रात से जो है तो एक रोशन मुस्तकबिल आप देख रहे हैं मुसलमानों का। बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लग रहा था कि और सर आपसे बातचीत होती और भी बहुत से मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे और मसाले उन पर हम बात करते, लेकिन किसी वक्त और इन तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कमी है। मासूम मुरादाबादी साहब, एक शेर पे खत्म कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल, जी सर। अमीर ग़ज़लबाश का शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, बिल्कुल, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब मासूम मुरादाबादी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मुल्क में मुसलमानों के और अक़लियतों के बहुत से मसाले हैं। हालांकि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, और यही वजह है कि अक़लियतें जहां थी वहीं आज भी हैं, और जो मसाइल अक़लियतों के साथ और मुसलमानों के साथ आज़ादी के वक्त थे, आज़ादी के बाद थे, वही मसाइल आज भी अक़लियतों और मुसलमानों के साथ हैं। माइनॉरिटी रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और अक़लियतों के मसाइल पर हम फिर किसी अहम शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।